अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने ग्रीक्स का चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर रीड किया होगा। कल जो हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें ग्रीक्स का इंट्रोडक्शन था। उनकी जियोलॉजिकल सिचुएशन थी, वेदर को डिस्कस किया था, रिलीजन को डिस्कस किया था, गॉड्स के नेम थे और जो उनकी क्वालिटीज़ थी हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम जो ग्रीक्स की के बारे में जिस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो उनका माशरती पहलू है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया था कि यूनानियों ने फ़न तामीर, साइंस, हिसाब, फ़लसफ़ा, ड्रामा, अदब और डेमोक्रेसी में जो कुछ भी हासिल किया और जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र किया। और इसका बहुत ही एक डीप इफ़ेक्ट हमें यूरोप की जो एस्थेटिक्स हैं उन पे नज़र आता है, उस आर्ट पे नज़र आता है। यूरोप का जो भी आर्ट है उस आर्ट की एस्थेटिक्स पे इस क्लासिकल आर्ट का यानी कि ग्रीक्स का जो आर्ट है उसका हमें काफ़ी इफ़ेक्ट नज़र आता है। इन तमाम चीज़ों के लिए क्लासिकल ग्रीक्स जो हैं उन्होंने जो इन्फ्लुएंस लिया वो अपनी तहज़ीब एजियन से लिया, जो कि यूनानियों से पहले वजूद में आई और उनके एक करीबी जजीरे में बनी। इस जो हम यूनानी क्लासिकल पीरियड पे जो इन्फ्लुएंस देखते हैं वो उनकी अपनी पुरानी तहज़ीब एजियन का देखते हैं। अच्छा, ग्रीक्स जो थे उन्होंने अपने माशरती पहलू में अगर हम देखें तो बादशाही निज़ाम और यानी कि किंगशिप और डेमोक्रेसी दोनों को ही एक्सपीरियंस किया। और यूनानी अहद का जो अजीम कारनामा है वो हमें डेमोक्रेसी का जो आगाज़ है वो ऑलमोस्ट 600 बिफोर बीसी में हमें नज़र आता है। और हर रियासत की एक असम्बली और कानून थी और लोग जो हैं वो अपनी राय का हक़ देने के लिए आज़ाद थे। जो सिटीज़ हैं, इसके लिए जो सिटीज़ हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में हम ये देखते हैं कि चौराहे बनाए जाते थे, यानी कि एक चौकोर हिस्सा छोड़ा जाता था और एक चौक की तरह तमाम सड़कें आके आके इर्द गिर्द से उस चौक पे चौराहे पे मिलती थी और इसको एगोरा कहा जाता था। और उस चौक के इर्द गिर्द जो मार्केट्स बनाई जाती थी उनके आगे बरामदे भी बनाए जाते थे ताकि लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठ के बहस मुबाहिसा कर सकें और हुकूमत के बारे में या और भी प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकें। फिर अगर हम इसका हिस्टोरिकल पहलू देखते हैं यूनानी तहज़ीब का, तो हम ये देखते हैं कि यूनानियों से पहले जो ओल्ड यूनानी तहज़ीबें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एजियन जो है, जो कि 3000 बिफोर क्राइस्ट हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है, वो एक पुराने जज़ीरे क्रीट में आबाद थे। और क्रीट की मैं आपको एक बात बताऊं, क्रीट की जो पॉटरी है वो एक क्लासिकल ग्रीक आर्ट में हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ वेरी फेमस एंड वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो लेटर ऑन हमें ग्रीक आर्ट नज़र आता है। ऑलमोस्ट 1100 बिफोर क्राइस्ट हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि एजियंस तबाह हो गए और ये जो एजियन महाजर थे वो एशिया माइनर के साहिल पे आकर आबाद हो गए और यूनानी मुकामी लोगों में घुल मिल गए। इन्हें बहरी जंगें और जंगी जहाज़ों के बारे में पढ़ाया लिखाया गया और ये इस तरह से उनका एक हिस्सा बन गए। यूनानी तहज़ीब के जो हमें मोस्ट फेमस तो अदवार नज़र आते हैं वो ऑलमोस्ट 630 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 323 बिफोर क्राइस्ट हमें नज़र आते हैं। इनका ये जो टाइम पीरियड है और ये तहज़ीब जो है वो हेलेनिक कहलाई। यूनानियों के जो 4 हमें अदवार नज़र आते हैं, यानी कि उनके जो 4 मोस्ट फेमस पीरियड्स हैं जिसमें ग्रीक आर्ट को क्लासिफाई किया गया है, उसमें उनका ज्योमेट्रिकल है, आर्किक है, हेलेनिस्टिक है, क्लासिकल है और हेलेनिस्टिक है। जो इनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली या ज़्यादा मशहूर हुए और इनका आर्ट जिस दौर में मशहूर हुआ वो क्लासिकल आर्ट कहलाता है। यूनानी तारीख़ के यानी कि ग्रीक्स की जो हिस्ट्री है उनके मोस्ट फेमस जो पीरियड्स हैं उनमें ये देखने में मिलता है कि ईरानी सल्तनत यानी कि जो पर्शियंस थे हिस्ट्री में, ईरानी जो थे वो ग्रीक्स के दुश्मन रहे हैं और ईरानियों के साथ यानी कि पर्शियंस के साथ ग्रीक्स की हमें बहुत बड़ी हिस्ट्री में फ़ाइट्स नज़र आती हैं जो कि बहरी और बर्री दोनों तरह से हैं। और जो द मोस्ट फेमस पर्सन फ्रॉम द ग्रीक सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है।
उसने ऑलमोस्ट इस तहज़ीब को बहुत दूर तक फैलाया, ग्रीक कल्चर को बहुत दूर तक फैलाया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक अपनी फतूहात के साथ साथ लेके गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिस्र यानी कि इजिप्ट, लीबिया और वेस्टर्न एशिया यानी कि मगरबी एशिया तक चला गया। यूनानी दौर का जो आखिरी पीरियड है वो हेलेनिस्टिक कहलाया और सिकंदर आज़म की फतूहात जो हैं वो हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड तक जारी रहीं और फाइनली उसने ईरान यानी कि पर्शिया, वेस्टर्न एशिया और इजिप्ट को फ़तह कर लिया। लेकिन सिकंदर आज़म के मरने के बाद हुकूमत जो थी वो जर्नैलों में बिखर गई और कमज़ोर हो गई और इस तरह से रोमियों के लिए एक रास्ता यानी कि रोमन्स के लिए एक रास्ता खुल गया और उन्होंने ग्रीक को आहिस्ता आहिस्ता अपना एक सूबा बना लिया। अब ये तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम ये देख तारीख़ी पहलू थे। अब अगर हम इसके आर्ट की तरफ आते हैं तो इसका फ़न तामीर यानी कि इसका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। यूनानी फ़न तामीर की अपनी ही एक मिसाल है और इसको क्लासिकल आर्ट यानी कि हमेशा रहने वाले आर्ट के तौर पे जाना जाता है। ज़लज़लों के बावजूद, जंगों के बावजूद और बहुत सारी तबाहकारियों के बावजूद हम ये देखते हैं कि ग्रीक में आज भी ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं क्लासिकल टाइम पीरियड की वो खड़ी नज़र आती हैं और वो काफ़ी सिंपल नज़र आती हैं हमें और बहुत ही सिमेट्री के साथ बनी हुई नज़र आती हैं। इनमें जो एक अच्छी और फेमस इनमें जो एक ख़ास तरतीब नज़र आती है या एक आप इम्पॉर्टेंट बात कह लें, इनके कॉलोनेट्स और पोर्टिकोज नज़र आते हैं। ठीक है, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए ताकि लोग वहाँ जाके पूजा कर सकें, वो काफ़ी खुले बनाए गए और उनके लिए स्पेशल जो पहाड़ थे, मुतबर्रिक जगह जो थी जिसको वो ज़्यादा मुतबर्रिक समझते थे उस जगह पे बनाए जाते थे। इसके अलावा लोगों की तफरीह के लिए और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जिम्नेज़ियम बहुत ज़्यादा बनाए गए, स्टेडियम्स बनाए गए, थिएटर्स बनाए गए और कॉन्सर्ट हॉल्स बनाए गए। लोगों की ज़िंदगी सिर्फ घरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मार्केट्स बहुत अच्छी बनाई गई, बरामदे बनाए गए जिनमें लोग बैठते थे मार्केट्स में और डिस्कशंस करते थे। सतूनों वाले हॉल, कॉलोनेट्स जो मैंने आपको कहा और फाउंटेन हाउसेस बनाए गए। इसके अलावा टेम्पल्स, थिएटर और मार्केट्स बहुत सारी बनाई गई और ये बिल्डिंग्स जो थी वो उनकी आम लाइफ में उनका हिस्सा बन चुकी थी लोगों की और इनको स्पेशल जो है वो डिज़ाइन किया गया और यूनानी जो मंदिर यानी कि टेम्पल्स थे उनको घरों ही के नमूने पर डिज़ाइन किया गया। अच्छा, इस आर्किटेक्चर को, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए अगर हम मटेरियल की बात करें यानी कि अमारात बनाने का जो सामान है उसको हम अगर डिस्कस करें तो उस वक़्त धूप में सुखाई गई ईंटें, लकड़ी, रेत, मिट्टी का गारा और पत्थर, ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया। जो आर्किटेक्चर यानी कि ओल्ड आर्किटेक्चर हमें उनका स्टार्टिंग मिलता है उसमें ज़्यादातर वो धूप में सुखाई गई ईंटें इस्तेमाल करते थे और वुड यानी कि लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसमें और पत्थरों का एलिमेंट जो है, मटेरियल, वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया जिसमें हमें सबसे पहले सख्त चूने का पत्थर हमें मिलता है यानी कि हार्ड लाइमस्टोन मिलता है। इसके बाद हमें मार्बल बहुत ज़्यादा नज़र आता है और मार्बल के बाद हमें स्टको यानी कि मार्बल डस्ट जिसको चूने को मिलाकर बनाया हुआ जो मसाला है वो भी नज़र आता है। वो काफ़ी सख्त हो जाता था और उसमें डिज़ाइनिंग भी बहुत सारी नज़र आती है। 6वीं सदी बिफ़ोर क्राइस्ट यानी कि 600 बिफ़ोर क्राइस्ट हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं संगमरमर उन इलाकों में इस्तेमाल किया गया जहाँ पे बहुत आसानी से वो दस्तयाब था। आहिस्ता आहिस्ता इमारत की छतें और कॉर्निस जो है वो रेत और मिट्टी के गारे से भी बनाई जाने लगी और संगमरमर भी उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। पत्थर में यूनानी अमारात बनाने के तरीक़ों के बारे में ना सिर्फ हमें खंडरात मिलते हैं बल्कि इसके अलावा खंडरात से हमें वो कतबे भी मिलते हैं जिनके ऊपर उसके अखराजात, ठेके का मुआहदा और सारी तफसील जो है वो लिखी गई है। पत्थरों को चट्टानों से काट लिया जाता था, उसके बाद पहाड़ों की ढलवानों से नीचे फेंका जाता था और फिर गाड़ियों के ज़रिए मतलूबा तरीके से जो है वो पहुँचाया जाता था। पत्थरों पर कांटे के निशानात लगाए जाते थे ताकि निशानदही की जा सके, इन्हें किसी तरीके से ऊपर उठाया जा सके, बुलंदी तक ले जाया जा सके और इसके लिए दो जो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं उनमें हमें लूप कट नज़र आता है। लूप कट का तरीका हमें नज़र आता है, ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। ग्रूव कट और लूप कट दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, आपने पहले इसकी डिटेल पढ़नी है, फिर लूप कट क्या होता है और ग्रूव कट क्या होता है, इसको हम डिटेल में पिक्चर के साथ और मज़ीद इस आर्किटेक्चर में क्या क्या इनोवेशंस हुई और किस तरह से वो आगे चलता गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं और पुलिस सिस्टम भी है।
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और इसको डिटेल से इस पूरे पोर्शन को रीड आउट करें। थैंक यू।